बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अब्दुल वहीद एस्पायर कॉलेज चुनिया से BS कंप्यूटर साइंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग एंड क्लासिफाइड बैलेंस शीट सिंपल एंड मल्टीपल इनकम स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मर्चेंडाइज़ क्या होते हैं। मर्चेंडाइज़ जैसे ये टर्म है कि एक US और इंग्लैंड की अकाउंटिंग में गुड्स एंड मर्चेंडाइज ये सेम थिंग है। जो इंग्लैंड में वो गुड्स का मर्चेंडाइजिंग का मेन जो चीज़ है वो गुड्स से रिलेटेड है कि जो चीज़ें आपके पास होती हैं कि मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस से क्या मुराद होगा कि गुड्स का कारोबार, कि वो 2 टाइप्स का हो सकता है। कुछ मेन कॉमन जो आपके पास मैंने आपके टाइम जो लिखी हुई है वो कॉमन टाइप है कि आपने बनी बनाई चीज़ें ख़रीदी और उसको आगे सेल आउट कर दिया। किसके ऊपर सेल आउट कर दिया? प्रॉफिट पे। अगर दूसरी उसकी टाइप क्या होगी कि आप चीज़ों को खुद बनाते हैं और उसको फिर दोबारा आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, उसके बाद रिटेलर को, इस तरह की हायरार्की बना के आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर देते हैं। ठीक है। मर्चेंडाइजिंग का बेसिक पर्पस क्या होगा कि आपने इस बिज़नेस में सिर्फ अपनी गुड्स को तैयार करना है, या तो आपने खुद गुड्स तैयार करनी है, उसको आगे अपना एक लेआउट बनाना है कि गुड्स आपने तैयार करके मार्केट में किस तरीके से पहुंचानी है। तो आप किस तरीके से पहुंचाएंगे उसका एक आप अपने तरफ से एक हायरार्की बनाएंगे कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे कि आप कंपनी से वो सारी चीज़ें एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी गुड्स आपकी, उसके बाद किसके पास जाएगी? वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे किसको देगा? रिटेलर को। रिटेलर कौन लोग होते हैं? जिनसे आम आवाम जो कस्टमर लोग क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जैसे ये स्टोर फ्रंट मैंने लिखा, इससे मुराद वही शॉपकीपर हैं जो हमारे गली मोहल्लों में स्ट्रीट्स में होते हैं, जो आपको डोर स्टेप पे आपको चीज़ें मुयस्सर होती हैं। अब इसकी टाइप्स हैं लाइफो, फाइफो, एवरेज मेथड। अब लाइफो और फाइफो, लाइफो से क्या मुराद है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फाइफो से क्या मुराद है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एवरेज मेथड क्या होता है कि दोनों जो चीज़ें हैं, स्टॉक हैं, वो आपने इकट्ठा किया, उसको आपने उसकी एवरेज निकाली, उसके बाद अब आपने उसको सेल आउट करना है। अब ये 3 तरीके बताने का बेटा मकसद क्या है? ये मकसद है कि आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जब आपने अपने पास प्रोडक्ट्स, चाहे आपने जो सेल्फ मेड जैसे ऑलरेडी मेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपने ये ख़रीदी हैं, चाहे आपकी अपनी एक कंपनी है, फर्म है, वहाँ पे आपने चीज़ें बनाई हैं, चाहे आपकी वो हैं, जब आपने उसको सेल आउट करना है तो ये फर्स्ट मेथड में लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि जो सबसे लास्ट में है, जैसे आज हमने परचेज़ की है 10,000 क्वांटिटी की गुड्स, तो 10,000 में से हमने 5,000 की बेच दी हैं। ठीक है। 5,000 की हमने क्या कर दी है? सेल आउट कर दी है। मज़ीद हमने देखा कि मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, आने वाले वक्त में क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि 20,000 गुड्स और ले लेते हैं। तो कितनी होगी आपके पास? 15,000। तो अब आपकी लास्ट में कितनी पड़ी थी? 5,000। तो इस मेथड में ये होता है कि आपकी जो लास्ट पे चीज़ें पड़ी होती हैं वो सबसे पहले आपने सेल आउट करनी है, बाद में जो आपने ली हैं चीज़ें वो बाद में आपने, मिसाल के तौर लास्ट आई हैं 5,000 सेल आउट होगी, उसके बाद आपको ऑर्डर आ जाते कि 2,000 और दें, तो वो आप किस में से देंगे? 20,000 में से देंगे। ठीक हो गया। इस मेथड, ये मेथड क्लियर हो गया जी। अब आपके पास है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि जो आपके पास आ रही है आपने उसी को सेल आउट कर देना है। कि जैसे आपने परचेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 10,000 आपने स्टॉक खरीदा, गुड्स खरीदी, अब उसमें से आपने क्या करना है कि आपकी चाहे वो 8,000 बिक गई हैं, 2,000 पड़ी हैं, अब मज़ीद आपने स्टॉक 10,000 या 8,000 5,000 और ख़रीद लिया। अब आपके पास जो फर्स्ट आई हैं आपने उसी को सेल आउट करना है, मतलब कि लास्ट वाली को नहीं करना। आपके पास जो फर्स्ट आ गई हैं उसको आपने क्या कर देना है? पहले ही सेल कर देना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास एवरेज मेथड। एवरेज में क्या होता है कि आप दोनों गुड्स को प्लस कर ले तो जो एवरेज आती है उसके हिसाब से आप उसको सेल आउट कर देते हैं जी। बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्लासीफाइड बैलेंस शीट। क्लासीफाइड और अनक्लासीफाइड बैलेंस शीट्स होती हैं। क्लासीफाइड का मतलब ये होता है कि जैसे आपके सामने लिखा गया कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मतलब कि प्रॉपर हम उस चीज़ को देखते हैं, एक लेआउट की शक्ल में देखते हैं। अनक्लासीफाइड क्या होता है कि टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, मतलब उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं की जाती, कोई नहीं बताया जाता कि ये करंट लाइबिलिटी है या करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये अदर एसेट्स हैं, ये फिक्स एसेट हैं या करंट एसेट हैं, या आप कह लें कि फैक्टिशियस एसेट हैं, कि इसमें कोई चीज़ नहीं बताई जाती। अब क्लासीफाइड में क्या होता है कि हर चीज़ की क्लासिफिकेशन की जाती है
कि जैसे करंट एसेट उसमें आपके पास कैश आ जाता है, बिल रिसीवेबल आ जाता है, कि जिनको आप करंट में ये भी कह सकते हैं, उसको भी हम इस ज़माने में लेके आ सकते हैं जल्द कैश में हम चेंज कर सकते। फ़र्ज़ करें आपके पास डेटर हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, कि आपने 2 लाख के डेटर्स बनाए हुए हैं, तो आपको फौरी कैश की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उनके पास जाते हो कि भाई हमें कैश की ज़रूरत है, तो आप क्या करें कि हमें पैसे दे दें। तो वो क्या करते हैं कि अगर वो 2 लाख आपको नहीं देंगे, कम से कम कोई 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख इतने अमाउंट आपको मिल जाएगी। मतलब कि इस तरह की क्लासिफिकेशन जो हमारे पास होते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट में दी जाती है। अगर अनक्लासिफाइड बैलेंस शीट होती है तो उसमें ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास क्या आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन करंट एसेट्स की हो जाती है, लाइबिलिटीज़ की, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की, कि हर तरीके से आपको एक स्टेप बाय स्टेप वो आपको बता के जाता है कि ये जो अगर पॉइंट आप लिख रहे हैं तो ये इसमें आएगा, ये पॉइंट लिख रहे हैं तो आपके फलां के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया करंट एसेट, फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, फिजिकल, ये सारे एसेट्स की टाइप्स हैं, इसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और अनक्लासिफाइड क्या होगा कि उसने क्या करना, टोटल एसेट लिखने हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ लिखने, और उसने आपकी बैलेंस शीट तैयार करके आपको दे देनी है। ठीक है, उसमें आपको समझ नहीं आएगी कि हमने जो लॉन्ग टर्म एसेट है या फिक्स्ड एसेट है वो कहाँ पे लिखने हैं, या करंट एसेट की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको उसने सम अप किया होगा। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ में आपने कितने लोगों को पैसे अदा करने, वो भी क्या होंगे, सम अप होंगे। लेकिन जब आप क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि करंट एसेट में कितने आपके पास एसेट पड़े हुए हैं, फिक्स में कितने पड़े हुए हैं, इंटेंजिबल में कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास करंट लाइबिलिटी है कि आपने करंट लाइबिलिटी किन किन लोगों को देनी है। उसके बाद आपकी फिक्स्ड लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कि आपने इनको कैसे कैसे पे करना है। तो आपके पास एक आपको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए ये आपको बहुत ही सूदमंद होती है। अब इसके नीचे आपके पास एग्जांपल दी जाती है कि करंट एसेट कि इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है ना सॉल्वेंट तो नहीं हो गया, इनसॉल्वेंट तो नहीं हो गया। इससे आपको पता चलता है कि आप प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। अगर आपके पास टोटल एसेट हैं, टोटल लायबिलिटीज़ हैं, तो इसको इसमें अनक्लासिफाइड में नहीं पता चलता। इसमें ये बाजू का तो होता है कि जब आप अनक्लासिफाइड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट आ जाता है कि ये आपके पास इतनी रेशो आ रही है इन एसेट्स की। तो उसमें ये पता नहीं होता कि अगर हम कल को अगर अच्छा डिसीजन ले लें तो ये जो हमारा थोड़ा बहुत लॉस है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। अगर इसी के बरक्स अगर हम क्लासिफाइड बैलेंस शीट की तरफ चलें तो इसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में आपको बताया जाता है। तो इससे आप क्या करते हो कि आपको ये वाली चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, इससे आप क्या निकालते हो, करंट रेशो निकालते हो। उससे आपको क्या पता चलता है, उसको ये पता चलता है कि आप बिजनेस में किस पॉइंट पे खड़े हैं, कि आपका बिजनेस जो प्रॉफिट गेन कर रहा है या लॉस गेन कर रहा है। तो उसके करंट रेशो का जो फार्मूला होता है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी।